गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला है और आप मान के चलो कि 15 से 20 दिसंबर तक आपका आर ओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। और दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल या फिर मई के बीच में, मिड ऑफ मई में आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो बस अब से जितना महीना आर ओ है, उतना ही महीना आर ओ से आपका पीसीएस एग्ज़ाम के लिए रहेगा, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो आप सब लोग डटे रहिए, आप सब लोग लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो हम लोग का सेशन ये रह रहा है ना, बहुत हद से हद 10 से 15 मिनट का, वो एक पावरफुल सेशन है। आप लोग उसको हल्के में ना लीजिए, आप लोग उसको ओपन करिए, उसको देखिए। उसमें उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग प्रॉपर पीवाईक्यू देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें पिछले 20 साल के, फिर उसके एनालिसिस पे हम लोग उस लेक्चर को तैयार करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि आपको जो एक नॉर्मल जो नॉलेज 40-50 मिनट का लेक्चर देख करके हो, उतनी आपको चीज़ें 10 से 15 मिनट का देख करके हो जाए। फिर आप उसको हेल्प कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी। ठीक। आज की इस क्लास में हम देखेंगे आउटकम्स ऑफ G20। अभी जो G20 हुआ था हाल ही में दिल्ली में, जो इंडिया ने होस्ट किया था 8, 9, 10 सितंबर को। तो जो कुछ भी उसके आउटकम्स आए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अपने लिए सारे आउटकम्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बायलैटरल रिलेशन होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में हो गए, जैसे कि सऊदी अरब के बीच अमेरिका के बीच में हो गया, इटली और अमेरिका के बीच में हो गया। तो वो सब लेक्चर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन जिस जिस चीज़ों में, जिन बायलैटरल मीटिंग्स में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो सारे हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो भी 5-6 पॉइंट्स हैं लेकर के G20 का आउटकम को, उसको आज हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को। देखिए इसमें ये क्या है, आउटकम्स ऑफ G20। और ये इंडिया में जो होस्टिंग हुई G20 की, ठीक, ये भारत मंडपम में हुआ है, भारत मंडपम में। और अब ये G20 ना होकर के अभी G21 हो जाएगा। G21 कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसको भी मेंबर बना दिया गया, परमानेंट मेंबर। अब ये G20 क्या हो जाएगा ना कि G20 19 देशों का समूह, 19 कंट्रीज़ का, ऊपर से 2 यूनियन का भी ग्रुप बन जाएगा। 2 यूनियन में कौन कौन आ गए? एक आपका यूरोपियन यूनियन हो जाएगा और दूसरा आपका अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। तो 19 देश और 2 यूनियन, अफ्रीकन और यूरोपियन। तो अब देखिए इसको, इसमें क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज द मेंबर ऑफ G20। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन क्या हो गया, मेंबर ऑफ G20 हो गया। और अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने के बाद क्या हुआ, G20 जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, G21 में। G20 कन्वर्ट हो गया G21 में, करेक्ट। और दूसरा जो रीजन था, ये ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का। जो पहले G7 कंट्रीज हुआ करती थी, जिसमें कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज थी और अमेरिकन कंट्रीज थी, तो उनका एक डोमिनेंस हुआ करती थी, क्योंकि वो सारी G7 जो कंट्रीज थी वही मेंबर हुई G20 कंट्रीज की भी। तो ग्लोबल नॉर्थ मतलब कि सारी यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अमेरिका और उसके आसपास कनाडा वगैरह, ये सब उसमें उन सभी का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया था, ब्राज़ील वगैरह का भी डोमिनेंस उसमें ज़्यादा हो गया था। तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हमने ग्लोबल साउथ, जो कि अफ्रीका था, उसको हमने मेंबर बना दिया उसमें, ताकि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो बीच में रिलेशन रहता है वो मेंटेन रहे, किसी एक का भी उसमें डोमिनेंस ना हो पाए। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया, अफ्रीका यूनियन को उसका मेंबर बना दिया गया, परमानेंट। फिर देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें निकल करके आया आउटकम, न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ठीक है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया। कई लोग उसको स्पाइस कॉरिडोर के नाम से भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्पाइस कॉरिडोर के नाम से भी कई लोग उसको बोल रहे हैं। ये क्या करेगा ना कि ये मुंबई से लिंक कर देगा किसको, सऊदी को, सी रूट से। फिर सऊदी को लिंक कर देगा किससे, इसराइल से, रेल रूट से। और कहीं अगर बीच में समुद्र वगैरह आएगा तो फिर उसको भी सी रूट से कनेक्ट कर देगा। तो सऊदी से इसराइल को कनेक्ट कर दिया हम लोग रेल रूट से, और फिर इसराइल से डायरेक्ट निकल जाएगा कहाँ पे, यूरोप में। तो जो ये यूरोप में निकलेगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, हाँ, यूरोपियन मार्केट से क्या कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट इंडिया, मुंबई डायरेक्ट कनेक्ट होगा यूरोपियन मार्केट से। अब इसमें हमको ये देखना है आगे कि ये जो न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका मेन एम क्या है, काउंटर करना किसको, BRI को। BRI मतलब क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, चाइना का। जो इसका ओल्ड सिल्क रूट हुआ करता था चाइना का, तो वो क्या करना चाहता है कि पूरे अपने चाइनीज मार्केट को अटैच करना चाहता है, ये जितने छोटे मोटे देश हैं उनसे भी होते हुए यूरोपियन मार्केट की तरफ। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब उसके ऊपर प्रपोजल हुआ है मुंबई, सऊदी और सॉरी,
इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ को मर्ज करके एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि अपना जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स है वो डायरेक्ट मेन मार्केट से अपना लिंकअप बना रहे। ठीक है, इसी के लिए हमने एक वो भी स्टार्ट किया था, ग्वादर पोर्ट, ईरान के साथ इंडिया ने स्टार्ट किया था ग्वादर पोर्ट। तो वो भी अभी सक्सेसफुल चल ही रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे चाइना का डोमिनेंस रहा है, तो उसने क्या किया है, अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी के थ्रू उस कंट्रीज़ को इतने ह्यूज अमाउंट में पैसे दे दिए। जैसे मानिए एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई कंट्री चाइना से 10 रुपये मांगती है, तो वो क्या करेगा, उसको 10,000 रुपया दे देगा और आप बोलेगा कि अपना आप काम करते रहो। फिर जैसे एक फिक्स टाइम निकले, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो जाके अपना पूरा पैसा फिर मांगने की कोशिश करता है। अब वो कंट्रीज उस चीज़ को दे नहीं पाती हैं, तो वो क्या करता है कि ठीक है, आप अपने उस पैसों से अपना काम करते रहो, लेकिन अपने यहाँ की कुछ प्रॉपर्टी को हमें लीज पे दे दो। और फिर जो एरिया को लीज पे लेता है, वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से अदर कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और चाइना क्या करता है कि वहाँ पे अपना 90 से 100 साल के लिए उस एरिया को लीज पे ले लेता है। ठीक, तो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए G20 समिट में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है। आगे देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या बोला गया है। जो रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था ना पिछले के पिछले साल, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। जो लास्ट ईयर जो 2022 में समिट हुआ था, बाली समिट में, उसमें इंडिया ने कहीं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडेम किया था रशिया को कि इस तरीके से आपको यूक्रेन के ऊपर अटैक करना नहीं चाहिए। लेकिन जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, G20 समिट था इंडिया में, उसमें क्या हुआ कि मिडिल पाथ को चूज़ किया गया। ठीक है, ना ज़्यादा रशिया को कंडेम किया गया, और दूसरी तरफ यूक्रेन के किसके किसके बारे में बात किया गया, सोवरेनिटी के बारे में बात किया गया, इंटीग्रिटी के बारे में बात किया गया, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात किया गया, लाइफ ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन उनके बारे में बात किया गया। तो इंडिया के यहाँ पे एक मिडिल स्टैंड देखा गया कि ना रशिया को ज़्यादा हमने कंडेम किया और ना ही हमने यूक्रेन को ज़्यादा इग्नोर किया। ठीक है, उसके हमने सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमन लाइफ रिसोर्सेज और लाइफ ऑफ पीपल की बात करी। बाली डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि हमने जो यूक्रेन रशिया से रिलेटेड इशू बताए थे, वो हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ में उसके लिए दिए थे, कि इसी 2 पैराग्राफ में हमने डिस्कस कर लिया कि रशिया यूक्रेन का इशू क्या है। लेकिन दिल्ली समिट में हम लोगों ने प्रॉपर 7 पैरा का जो भी अपना राइटिंग था, उसको प्रेजेंट किया, किसके लिए, रशिया और यूक्रेन के इशू के लिए। फिर देखिए अगला, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में क्या हुआ है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग, ठीक है, ING मतलब डेवलपिंग, इंग हो गया और डी मतलब डेवलपिंग हो गया। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर रही है, क्योंकि वो बाई वर्ल्ड की डिमांड भी है। उस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट में, क्योटो प्रोटोकॉल में बोला भी गया शिफ्ट होने के लिए। तो रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है, तो जो ट्रांजिशन होता है ना, ओल्ड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से स्विच करना किस में, रिन्यूएबल में, उसके लिए क्या आपको लगेगा, उसमें आपको पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उस पैसे के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ किस पर डिपेंड करती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो वहाँ पे हमेशा एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप बना करके, इसी G20 में इस चीज़ को उठाया गया, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप बना करके वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के सामने ये बोलना चाहता है कि ठीक है, कैश के अलावा, फाइनेंशियल हेल्प के अलावा, आप हमें नॉलेज दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए और कोऑपरेट करिए हमारे साथ, ताकि हम जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ईजिली स्विच कर सकें किस पे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो उसकी बात की गई है। और बायोफ्यूल जो होता है वो क्या करता है, चीज़ों को थोड़ा और फास्ट कर देता है, किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो बायोफ्यूल होता है वो फास्ट कर देता है। इंडिया इस समय क्या कर रहा है कि जो बायोफ्यूल है ना, हम उसको, जो बायोमास हो गया, ठीक है, जैसे कि इस समय इंडिया शुगर केन के वेस्ट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है इथेनॉल में, और इथेनॉल में कन्वर्ट करने के बाद उसके हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं किसमें, पेट्रोलियम में, पेट्रोल्स में। और इस समय हमारा टारगेट भी 10% ब्लेंडिंग का। ठीक है, तो 10% ब्लेंडिंग मतलब ये हो जाएगा ना, जैसे कि आपका ये जो 100% पेट्रोल है, इसमें 10% अगर आप इथेनॉल ऐड करते हो, इथेनॉल की ब्लेंडिंग, तो पेट्रोल का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 90%, और इथेनॉल का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 10%। तो जो 10% जो पेट्रोल अपना कम हुआ, तो क्या धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में क्या कर देगा, वो हमको पेट्रोलियम कंट्रीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा। हमारा टारगेट 2025 तक है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, कि हम कैसे भी अपने 20% इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे किसमें, पेट्रोल में, ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन कितना रहे, 80%, और इथेनॉल का कंजम्पशन कितना रहे, 20%। तो उसको किस लिए किया जा रहा है, उन कंट्रीज़ के ऊपर, गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटाने के लिए। ठीक, तो ये करना, तो बायोमास के यूज़ से क्या कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस इथेनॉल को फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे उसको पेट्रोलियम में अपने। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, जो ग्रुप है ना,
ये G20 कंट्रीज़ के साथ साथ नॉन G20 कंट्रीज़ के लिए भी बनाया गया है, फॉर नॉन G20 कंट्रीज़ ऑल्सो, क्योंकि फिर अभी मीटिंग तो आपकी 3 दिन की हुई, फिर अब अगली मीटिंग अगले साल होगी। अब इसमें सारे वो कंट्रीज़ तो पार्टिसिपेंट है नहीं, तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का हेल्प कैसे होगा, तो उसमें नॉन G20 कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। अब इसमें क्या हुआ था, टोटल 19 मेंबर इसके बन चुके हैं, 19 मेंबर इसके टोटल, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में टोटल 19 मेंबर बन चुके हैं। और इस 19 मेंबर में कौन कौन है, G20 के मेंबर भी हैं और नॉन G20 कंट्रीज़ के मेंबर भी हैं। वो सारे मिल करके क्या बनाए हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, आगे देखिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करना है, ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं वो एड करेंगे इसको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को। ये कुछ कुछ वैसे ही जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाला इशू है। तो इसमें क्या करना है अपने को, एड, एडवाइस, नॉलेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन किसको चाहिए, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को चाहिए, किससे, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री से जो कि डेवलप्ड हैं। और जो गोल ऑफ UNFCCC है, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके जो भी गोल्स हैं उसको फुलफिल करना है इस क्लाइमेट चेंज में, चाहे टेम्परेचर को रिड्यूस करना, एवरेज टेम्परेचर को रिड्यूस करना हो अर्थ के उस रिस्पेक्ट में। इसमें क्या हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब बोला है कंट्रीब्यूट करने के लिए $2 बिलियन टू ग्रीन क्लाइमेट फंड। यूनाइटेड किंगडम ने क्या बोला है कि हम $2 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ग्रीन क्लाइमेट फंड में। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसने G20 मीटिंग के दौरान ही इस चीज़ को अनाउंस कर दिया। ठीक, तो इसमें वही सबने को वही करना है कि जितने भी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, वो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हेल्प करें किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके और अपनी इकोनॉमी को डेवलप कराने के लिए, कार्बन से अपनी डिपेंडेंसी को हटाने के लिए। आगे देखिए, फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में क्या है कि इंडिया ने बात किया कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होने चाहिए। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में आपके हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस में भी क्या है, एक सेकंड, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में भी क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह, उन्हीं सभी का डोमिनेंस उसमें ज़्यादा है। तो इंडिया का ये कहना है कि आप एक इस तरीके से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का वो सेटअप किया जाए जिसमें कि एशियन कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, या फिर जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी उसमें क्या है, डोमिनेंस उसमें रहे। तो उसकी बात वहाँ पे की गई है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात की गई है। और लास्ट में हम देखेंगे कि शोकेसिंग इंडियाज़ डिप्लोमेसी, इंडिया की हम डिप्लोमेसी पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से प्रेजेंट करी। भारत मंडपम का कंस्ट्रक्शन हमने करा, जिसके कि आगे मेन एरिया में नटराजन की मूर्ति थी। वो सब क्या दिखाती है चीज़ें, वो इंडियन कल्चर को शो करती हैं। ठीक, एक हमारा वो भी डिप्लोमेसी का आइडिया था। फिर जहाँ से जो सारे ग्लोबल लीडर्स एंटर कर रहे थे वहाँ पे हमने पूरा योगा के पोस्चर को बनाया था। फिर उसके आगे भी हमने नटराजन की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, आगे देखिए, राजघाट का विजिट किया गया गांधी मेमोरियल में। तो जितने भी ग्लोबल लीडर्स थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या किए, राजघाट पे विजिट किए। राष्ट्रपति भवन में सभी के साथ डिनर हुआ। तो जितनी भी चीज़ें कराई जाती हैं, जो कुछ भी कल्चर को आपके शो करता है, वो क्या होता है, अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। ठीक, फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स को क्या नाम दिया गया था इस साल, श्री अन्न। उसको भी हमने सेलिब्रेट किया, उसको भी हमने शो किया कि इसको पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को भी शो किया। और ये सब चीज़ें क्या थी, हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी। ये जितनी भी चीज़ें थी हमारी, ये सारी की सारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी। तो ये एक ओवरऑल है जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूड हो जाना हो G20 में, और उसको क्या बना दे G21। फिर आपका न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए चाइना के। दिल्ली डिक्लेरेशन में हमने क्या फॉलो किया, मिडिल पाथ को फॉलो किया रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि अपने को लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्री से हेल्प लेनी है। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ एड एडवाइस करें, फाइनेंस करें, टेक्नोलॉजी को शेयर करें। ठीक, ताकि हम क्या कर सकें, बायोमास की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर सकें किसी भी यूजेबल फॉर्म में, और उस यूजेबल फॉर्म से हम क्या कर सकें, एनर्जी को क्रिएट कर सकें। फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी हो गया। फिर वही डेवलप्ड कंट्रीज़ हेल्प करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और उसमें यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम ने क्या बोला है कि $2 बिलियन का ग्रीन क्लाइमेट फंड को वो सपोर्ट करेगा, उसको ऐड करेगा उसमें। और फिर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात की गई है कि एक ऐसी बैंक भी बनाई जाए जिसमें कि एशियन कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी डोमिनेंस रहे। और लास्ट में अब इंडिया ने अपने क्या किया, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को शो किया पूरे वर्ल्ड को। तो ये हमारा एक जनरल आउटकम था जो G20 से आया था। और अपने एग्ज़ाम के लिए इसी में से इम्पॉर्टेंट भी चीज़ें हैं। बाकी जो अदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अदर दो कंट्रीज़ के बीच में होती होंगी, तो उस पर अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
आज की शाम की क्लास में हम जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का जो पोर्शन चल रहा है उसमें आज हम हुमायूं के लेक्चर को अपलोड करेंगे। आज या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा। और इसको हुमायूं, फिर इसके बाद अकबर, और अकबर के बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे औरंगज़ेब पे, ताकि यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। और साथ ही में ये भी सोचा जा रहा है कि इसके साथ साथ में ही पॉलिटी को भी स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ चलता रहे। हिस्ट्री के लेक्चर सुबह में अपलोड कर दिए जाएँ और पॉलिटी के लेक्चर को शाम को अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहे। तो इस आइडिया के ऊपर आप हमें सुझाव दीजिएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।